प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त क्लास में आएंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे साथी एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आएंगे, क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है। हर हर महादेव, ब्रिज किशोर, संदीप, संगम सिंह, ज्योति यादव, अनु, साक्षी यादव, आयुष, मंजू, शीतल, रोहित, विशाल, मनीष, अंकित पाल, रोशनी, संजय कुमार, मीनू यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी से आएंगे। गोविंद कुमार, बरखा, सृजल, इंद्रेश, ऋषभ, शालिनी, प्रिया, संगम सिंह, अनुपम, धर्मपाल सिंह, महेश, धर्मेंद्र, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। यदि काले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं तो दूध का रंग क्या होगा? दूध का रंग होता क्या है पहले ये सोचो। पहले ये सोचो कि दूध का रंग होता कैसा है। तो आप कहेंगे भैया दूध का रंग तो सफेद होता है। ये कह रहा है कि सफेद को भूरा कहा गया है, सफेद को भूरा कहा गया है। आपको मतलब पता है करना क्या है? आपको करना यह है कि जिस चीज के बारे में पूछा गया है पहले यह देखना है कि उसे वास्तव में क्या कहा जाता है। तो जैसे दूध के बारे में पूछा है तो दूध को सफेद कहते हैं और इस प्रश्न में सफेद को स्पष्ट रूप से भूरा बोला गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर भूरा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगले सवाल का आंसर देंगे, इसे देखेंगे क्या कह रहा है। ये भी सेम है। यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, पानी को गुलाबी कहें तो आकाश का रंग क्या है? आकाश का रंग वास्तव में तो नीला होता है। आकाश का रंग वास्तव में तो नीला होता है, पर उसने नीले को आकाश ही बोल दिया है। उसने नीले को आकाश ही बोल दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने कहा कि आकाश का रंग माइंड में क्लिक करो कि कैसा होगा। तो हम कहेंगे कि यार आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन उसने नीले को क्या बोला है? नीले को आकाश बोला है। अब देखो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आकाश को पीला कहा गया है तो पीला आंसर होगा। मेरे भाई आकाश को क्या कहा गया ये नहीं पूछा, आकाश का रंग क्या होगा वो पूछा है। और आकाश का रंग आकाश नहीं होता, आकाश का रंग नीला होता है, इसलिए नीला को क्या कहा गया है वो आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? और नीले को आकाश कहा गया है, तब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आकाश हो जाए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे एक बार क्या बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बताओ भाई थम्स अप करके कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितने साथियों का आंसर एकदम करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। देखो मैंने कल आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए भी थे, हालांकि अभी ये वो नहीं है, अभी ये अलग है।
तो ये नॉर्मल, ये इंग्लिश में ही दिया है, पिछले जैसा ही है। क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है, पेपर को पेन कहा जाता है, पेन को ग्राइंडर कहा जाता है, ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। तो टाइम किस में देखा जाएगा? माइंड में पहले आप लोग ये देखो, माइंड में ये सोचो कि टाइम वास्तव में किस चीज में देखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि जो टाइम होता है वो किस चीज में देखा जाता है। तो टाइम 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 देखा जाता है घड़ी में, घड़ी यानी कि क्लॉक में। और इस प्रश्न में क्लॉक को क्या कहा गया है? टेबल कहा गया है। कह रहा है ना कि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, क्लॉक को टेबल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर टेबल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत हो तो बताइए। और तुम्हें एक खुशखबरी दूं, बताओ कितने लोग चाहते हैं कि तुम्हें मैं एक खुशखबरी दूं। हालांकि अभी खुशखबरी फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल होने की कगार पे ही खड़ी है। कितने लोग चाहते हैं बताओ? इस प्रश्न का आंसर बताओ पहले मेरे सभी प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। कह रहा है मड को वाटर, वाटर को हीट, हीट को गैस, गैस को एयर, तो एयर को फायर। तो मछलियां कहां रहती हैं? मछलियां रहती कहां हैं? मछलियां कहां रहती हैं? मछलियां रहती हैं वाटर में। और मेरे प्यारे दोस्तों वाटर को हीट कहा गया है, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो सब लोग कह रहे हैं जी खुशखबरी दीजिए। पहले खुशखबरी ये है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है यूपीएसआई में, टोटल वैकेंसी जो है उनमें उम्मीद ये है कि 2000 वैकेंसी और बढ़ सकती है। बहुत जल्दी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि 2000 वैकेंसी बढ़ने का मतलब है कि तुम्हारे सिलेक्शन की संभावना और ज्यादा बढ़ जाना। क्या पता उन 2000 में ही हमारा नाम हो। क्यों भाई? मतलब जितनी टोटल है उनमें प्लस 2000 और होने की संभावना है, प्रबल संभावना जिसे कहते हैं। बहुत जल्दी इसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक खुशखबरी है और मुझे लगता है आपके लिए सुबह सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ गई, मैंने कहा प्रबल संभावना है मेरे प्यारे साथी, बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझना। मास्टर को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। मास्टर में प्रयोग होने वाले सभी शब्दों को ऊपर लिख चुका है ऑलरेडी, तो वहां से बस देख के ही बना रहा है कि भाई मास्टर को कैसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, तुम में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो अभी कांस्टेबल में जब एज रिलैक्सेशन नहीं था तो ओवर एज हो गए होंगे, तो अब तो एज रिलैक्सेशन भी मिल गया, तो कांस्टेबल का भी फॉर्म भर देना अगर एज अभी काउंटिंग में आ रही हो तो। अब क्योंकि 3 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो फॉर्म वहां भी जरूर भरना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है मास्टर, एम को हैज लिखा है तो मैं यहां पर एम को हैज ही लिख दूंगा। उसके बाद ए आया है, एक ए ये रहा, ए को ये उल्टा ट्राइंगल बोल रहा है तो मैंने इसे उल्टा ट्राइंगल लिख दिया। फिर एस को एच लिख रहा है तो मैं यहां पर एच लिखूंगा। फिर टी आया है, टी को डॉलर लिख रहा है तो डॉलर आ गया। फिर ई है, ई को परसेंट लिख रहा है तो परसेंट आएगा। और फिर आर है, आर को एट द रेट, तो यहां पर ये आया। बताओ कौन सा सही है? जल्दी से बोलो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा? मुझे तो लगता है कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर। कर सकते हो इसका आंसर?
जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ, कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे, सीपोरी का कोड है बुक इज थिक, टीनारी बैग इज हैवी, कासी इंटरेस्टिंग बुक, डी टाई दैट बैग। ये मैंने आपको ऐसा सवाल कल जाते जाते सिखाया था कि चाइनीज कोडिंग में कैसे आंसर को अटेम्प्ट किया जाता है, सिखाया था ना। तो मैंने कहा कि दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा देखो, सबसे पहले दैट का कोड यहां पर देखेंगे। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, दैट कहां आया है। देखो दैट कहां आया है, देखो इंटरेस्टिंग बुक, दैट बैग, ये दैट यहां पर आया है। तो दैट का कोड डीई और टीआई में से कोई एक होगा, और टीआई होगा नहीं, क्योंकि टीआई यहां ऊपर भी आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोड होता है उसका डिकोड हमेशा उसके साथ चलता है। जब दैट केवल एक स्थान पर आया है तो उसका कोड भी केवल और केवल एक ही स्थान पर आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका कोड होगा दैट का डी और ई। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा को। यहां मेरे भैया मेरी बहन इज का कोड पूछ रहा है, तो बैग इज हैवी में इज आया है, बाकी कहीं पर भी इज नहीं है। क्या ये रहा इज, यहां भी है, बुक इज थिक, ये है, ये भी इज है। तो इसका मतलब इज इन दोनों में है, तो इनके कोड ये वाले और ये वाले, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इज का कोड होगा, तो यहां पर SIPORE, तो RE दोनों में कॉमन है, तो इज का कोड हो जाएगा R और E। बहुत बढ़िया जी। लास्ट में इंटरेस्टिंग का कोड पूछ रहा है, और इंटरेस्टिंग केवल यहां पर आया है, तो इसका कोड है KA और SI में से कोई एक, KA और SI में से कोई एक। तो यहां पर कौन होगा सर, यहां पर KA और SI में से SI तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो यहां भी आया है, तो KA होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान देंगे, इन तीनों को जहां भी मैं ढूंढ पाऊंगा वही करेक्ट आंसर होगा, DERE और KA। मैंने कहा DERE और KA तो पहले ही ऑप्शन पर लिखा जा चुका है, यही आंसर है। दूसरी बात, ये हमेशा एक सीक्वेंस में ही हो, जैसे पहले का पहले से, मतलब ये DERE के ये ऐसी एक सीक्वेंस बने, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया भी था। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। मेरे जितने भी प्यारे साथी इस क्लास में इस समय मौजूद हैं, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। 6 5 4 3 2 का कोड कितना हो जाएगा। जल्दी से ढूंढो और बताओ, क्या कोड हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला सबसे पहले है 6 कहां पर आया है, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें तो कहीं 6 है नहीं, इसमें 6 है, तो इसमें 1 2 3 तीसरे नंबर पे 6 है, और यहां तीसरे पर साइन कौन सा है, 1 2 3 ये है, तो यहां पर ये कोड बनेगा 6 का। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ये कोड कितने का बनेगा, ये कोड बन जाएगा 6 का। उसके बाद 5 उससे जस्ट पहला है, तो इसका कोड ये बन रहा है बीटा टाइप जो है, तो यहां पर मैं इसे ये बना दूंगा। फिर 4 यहां दूसरे स्थान पर है, तो उसका कोड ये अनंत वाला साइन है, तो इसे बना दूंगा। उसके बाद 3 उससे अगला है, तो यहां पर मल्टीप्लाई उसका कोड है, और 2 सबसे पहला है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 का कोड। तो एक बार जल्दी से चेक करो और बताओ ये कौन से ऑप्शन पर नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है हमें सी ऑप्शन पर, यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे,
मैटर का कोड पूछ रहा है कि मैटर का कोड क्या होगा। ऑल ऑफ द सडन, ऑल ऑफ द सडन का कोड ये है, ये सभी के कोड हैं। यहां पर कह रहा है कि व्हेन द थिंग्स गॉन रॉन्ग, उसका कोड ये रहा। बात समझ में आ गई। कह रहा है ऑल थिंग्स मैटर, क्या बोला, ऑल थिंग्स मैटर का कोड ये है। तो मैटर का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मैटर का कोड, मैटर कितने स्थान पर आया है, मैटर केवल लास्ट स्टेप में आया है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो इन तीनों में से केवल लास्ट स्टेप में होगा वो मैटर का कोड होगा। जो कहीं अन्य स्थान पर भी होगा वो मैटर का कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैटर केवल एक स्थान पर आया है। तो मैंने कहा K9O तो गलत है, क्योंकि वो तो यहां भी आया हुआ है। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि N6G हो सकता है क्या, N6G भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहां पर आया हुआ है। तो इसका कोड S3W होगा। और आप लोग चेक कर सकते हैं कि S3W आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसका जो कोड मैटर है वो भी तो कहीं नहीं है। कोड और डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं, या तो दोनों ही जाएंगे या कोई सा भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ये बात मेरे सभी प्यारे भाई और सभी मेरी प्यारी बहन समझ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। हाँ जी, बहुत जल्दी उम्मीद है कि आपकी जो वैकेंसी है टोटल, उनमें 2000 वैकेंसी बढ़ जाएं, ऐसी बहुत बहुत प्रबल संभावनाएं हैं मेरे दोस्त। हो सकता है आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज सुनने को मिले यूपीएससी वाले सभी प्यारे भाई बहनों को। टोटल 2000 वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है आपकी, लेकिन अभी उम्मीद है, इसको मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ना भी बढ़े, लेकिन प्रबल संभावनाएं यही है। चलो आगे बढ़े एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताएंगे इसका क्या आंसर है। रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा, रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा। मैंने कहा कि रॉकेट यहां पर आया हुआ है, सैटेलाइट मून सन स्काई में नहीं है, स्काई सन स्टार मार्स में नहीं है, और वीनस एयरप्लेन मून प्लेनेट में नहीं है। और रॉकेट मेरे प्यारे दोस्त आप यहां देख सकते हैं, तो देखो इसका जो कोड है वो CI तो होगा नहीं, क्योंकि CI तो यहां भी आया जबकि वहां रॉकेट नहीं है। सर इसका जो कोड है वो DI भी नहीं होगा, क्योंकि DI इसलिए नहीं है क्योंकि DI यहां पर आया है। सर इसका जो कोड है वो PI होगा या KI, सर KI नहीं होगा। क्यों, क्योंकि KI यहां पर आया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, केवल एक बच गया, PI। आप लोग चेक कर सकते हैं सवाल में कि आप लोगों को, अब मेरे प्यारे गुड्डा आपके सवाल का आंसर ये तो 3 ये ऑप्शन गलत हो गए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए होंगे, सभी मेरे प्यारे भाई बहन ये बात समझ गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सभी को उम्मीद ऐसी है कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज का कोड बताना है, जल्दी से चेक करेंगे। कह रहा है इज का कोड बता दो कि इज का कोड क्या होगा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग को इतना लिख रहा है, अर्ली मॉर्निंग टी को इतना, टी इज, ईयरली इज इसमें आया हुआ है। तो इज का कोड SERETU में से कोई एक होगा। सर TU तो हो ही नहीं सकता क्योंकि TU यहां पर आया है। SE भी नहीं होगा क्योंकि वो यहां पर आया है। तो बच कौन गया, केवल RE। केवल RE यही क्वेश्चन का द फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, बताओ जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना। अब इसे देखो ध्यान से।
सभी मेरे प्यारे भाई बहन इसे एक बार ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कैसे? देखो, यहां पर ये कह रहा है, इसने एक्चुअल में हुआ क्या है कि ऊपर तो आप लोग देख रहे होंगे ये सब अक्षर हैं, BADEFHJKMIOUWRP, सब के सब अक्षर हैं। उसके नीचे प्रतीक दिए हैं। तो आप लोग ऐसे समझो कि बी का जो कोड है वो 6 है, ए का जो कोड है वो डॉलर है, डी का 7 है। ऐसे ही सबके कोड आगे जो जिसके नीचे है वो उसका कोड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जो जिसका कोड है वो उसके नीचे हो जाएगा। यहां पर एक शर्त दे रहा है, ध्यान से सुनना। पहली शर्त दे रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे ये चीज देखनी कहां पर है भैया कि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन? ये आपको देखो एक क्वेश्चन देगा, ये दे रखा, ये रहा JMEIUD, इसका देखना है। ठीक है, तो पहली शर्त ये कह रही थी कि यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या इसमें पहला अक्षर तुम्हें स्वर दिख रहा है? पहला अक्षर तो जे है, जे तो स्वर नहीं होता, जे तो स्वर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त इसमें लागू नहीं होगी। चलो दूसरी शर्त देखते हैं। कह रहा है यदि पहला तथा अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, क्या बोला? पहला तथा अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। देखो, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है, तो इसमें पहला और अंतिम व्यंजन है, तो इसका मतलब दूसरी शर्त लग रही है। लेकिन क्या लास्ट भी लग रही है? पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम स्वर, इसमें अंतिम स्वर, तो ये भी नहीं लगेगी। तो दूसरी शर्त वाली बात इसमें मानी जाएगी। और दूसरी शर्त कह रही कि उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें, यानी जो उनका कोड है नॉर्मल वही कोड लिख दें। बात समझ में आ गई? तो चेक करेंगे एक बार। यहां पर जे और डी, जे का कोड कितना है? जे का 2 है, डी का 7 है, तो मैं यहां पर 2 लिख दूंगा, यहां पर 7। सर बाकी का क्या करना है? बाकी तो वैसे भी समान ही रहने हैं, उनमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो यहां पर MEIU, एम का कोड कितना है? परसेंट, तो एम पर मैं परसेंट लिख दूंगा। ई का कोड कितना है? 8, तो यहां पर मैं 8 लिखूंगा। फिर आई का कोड कितना है? 3, तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा। फिर यू का कोड कितना है? कॉपीराइट, तो यहां पर मैं कॉपीराइट लिख दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या ये बात समझ गए? 2% 83 कॉपीराइट 7, ये ए ऑप्शन पर लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त बात यहां तक बराबर हो गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी। थम्स अप करो भाई, थम्स अप करो एक बार कि भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब गलत नहीं होने देंगे, शर्त के हिसाब से चलना है। जैसे जैसे शर्त बोलती हुई जा रही है वैसे वैसे अपना काम करते हुए जाना है। बात बराबर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये क्या है, यहां पर ये नॉर्मल ही है, इसमें डायरेक्ट बस देख के ही लिख देने कि कुछ संख्याओं को इस प्रकार अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ शर्त वर्त भी नहीं दी गई है, ये तो डायरेक्ट बस उठाना है, देखना है और लिखना है। आया ना? मैंने कहा पी का कोड क्या है? 5 है, तो पी का कोड मैं 5 लिख दूंगा। मैंने कहा ए का 2 है, तो ए का 2 लिख दूंगा। क्यू का कितना है? 7, तो क्यू का 7। एम का कितना है? एम का 0 है, तो 0 लिखूंगा। सी का कितना है? 4, तो 4। 52704, 52704 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैंने कहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त समझे इस चीज को? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त समझे इस चीज को? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां गुड्डा आपको पढ़नी पड़ेंगी सारी चीजें।
यहां पर आपको बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था। यहां आपको ये सभी समीकरण को समझना है, चीजों को देखना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसने पूरा का पूरा वही है कि यहां पर ऐसे समझ लो अक्षर नीचे दिए हैं, उनके प्रतीक ऊपर दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी दे सकता है नीचे भी दे सकता है। मैंने कहा ये फर्स्ट शर्त है, ये सेकंड शर्त है, ये थर्ड है, लेकिन इनमें से शर्त लागू कौन सी हो रही है ये हमको देखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये है कि इसने कहा है कि इसका कूट क्या होगा। तो आप लोग देखो क्या है, ये कह रहा है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है। देखो प्रतीक क्या होता है, जैसे अंक तो हमेशा 1 2 3 4 होते हैं, अक्षर हमेशा ABCD होते हैं, प्रतीक होता है जैसे @ परसेंट, ट्राइंगल, ये जो चिन्ह होते हैं। तो ये कह रहा है पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। क्या इसमें पहला घटक एक प्रतीक है? नहीं सर, पहला घटक तो संख्या है। इसका मतलब पहली शर्त लागू नहीं होगी, पहली शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। मेरे प्यारे गुड्डा बिल्कुल इसमें पहला घटक एक विषम संख्या ही है, 3 है। कह रहा है तथा अंतिम घटक एक सम संख्या है। क्या अंतिम घटक सम है? हाँ जी, 4। पहला घटक विषम यानी ऑड नंबर है 3, अंतिम घटक एक सम है, अर्थात क्या है, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा एक इवन नंबर है। बहुत बढ़िया, तो दूसरा कोड लागू हो रहा है। तो पहले और अंतिम घटकों के रूप में, पहले और अंतिम घटकों को के रूप में, यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, मैं एक बार बता देता हूं किसके रूप में, पहले और अंतिम घटकों को किसके रूप में यहां पर कूटबद्ध करना है, मैं यहां पर बता देता हूं। मैं यहां पर बता देता हूं कि पहले और अंतिम को किसके रूप, पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध करना है, ध्यान रखना। पहले और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में, यहां पर के को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध करना है, को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध करना है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी। और लास्ट वाला कह रहा है दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। क्या दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो यहां पर इसका मतलब पहले और अंतिम दोनों घटकों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध कर दो। तो यहां पर ये भी कॉपीराइट आएगा और यहां पर ये भी कॉपीराइट आएगा। तो यानी कि ये 3 भी कॉपीराइट है और ये 4 भी कॉपीराइट है। तो @ का कोड कितना है? @ का है T, @ का T है तो यहां पर T आएगा। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉपीराइट पहले और लास्ट में केवल D ऑप्शन में है और कहीं पर तो मौजूद है ही नहीं। तो इस T को भी आप लोग लिखो ना लिखो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर कॉपीराइट और यहां पर कॉपीराइट से एक ही ऑप्शन शुरू है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D। क्या ये बात तो समझ में आ गई हमको? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे क्या इतनी सी बात हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? हम अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहां पर भी एक बार ध्यान से देखो कि कौन सी शर्त लागू हो सकती है। जैसे यहां पर बोला क्या, यहां हमें प्रयोग करने के लिए दिया है 6 और लास्ट में 4। देखो कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहला कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, आगे की बात बाद में पढ़ना, बस पहले ये चेक कर लो क्या जो पहला घटक है वो वास्तव में विषम संख्या है। क्या पहला घटक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है? नहीं सर, यहां पर तो 6 एक इवन नंबर है। जब यहां पर यही चीज लागू नहीं है तो पहली शर्त कह दो कि लागू नहीं होगी। दूसरी शर्त कह रही है कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है। क्या दूसरा घटक एक प्रतीक है? हाँ जी, हैज है, हैज एक प्रतीक ही तो है।
यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है। क्या पांचवा घटक सम संख्या है? 1 2 3 4 5, हाँ जी 8 यानी 8 सम संख्या है। कह रहा है तो इन दोनों यानी दूसरे और पांचवें घटक को सही है, आपस में इनके कूट को बदलना है। यानी दूसरे का कोड पांचवें कोड पर जाएगा और 5 का दूसरे पर जाएगा। बात समझ में आ गई? यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है तो इन दोनों के कूट को यानी दूसरे और पांचवें घटक के कूट को आपस में बदलना पड़ेगा। और तीसरी शर्त कह रही यदि तीसरा घटक एक संख्या है। क्या तीसरा घटक एक संख्या? नहीं, वो तो एक प्रतीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे और पांचवें के घटक बदल दो। दूसरी शर्त इसमें लागू हो रही है, सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन, ऐसे मेरे कितने प्यारे भाई बहन हैं, एक बार मुझे दिल भेजकर या थम्सअप भेजकर इस बात से अवगत कराएंगे कि भैया हम क्वेश्चन को देखकर ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सी शर्त लागू हो रही है। तो दूसरे और पांचवें घटक को बदल दो। दूसरा घटक क्या है? हैज। हैज का कोड क्या है? हैज का कोड है पी। तो पी चला जाएगा यहां पर, पी चला जाएगा यहां 8 पर, और 8 का कितना है? 8 का बी है, तो यहां पर बी आ जाएगा 6 पर। और बाकी सब का क्या होगा भैया? बाकी सबको सेम टू सेम उतारेंगे। अरे वाह वाह जी वाह, सब लोग इस टाइम हृदय भेज रहे हैं, सब लोग टाइम थम्स अप कर रहे हैं। थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार। ऐसे ही, बस ऐसे ही पेपर तक पढ़ना है, सही है ना? ऐसे ही मेहनत करते हुए चलनी है। सुनो ध्यान से, हैज का कोड कितना है? हैज का कोड पी है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी, एक मिनट, ये जो मैंने बी यहां रख दिया वो दूसरे के साथ बदलना था, तो वो हैज के साथ बदलना है। यहां पर बी आएगा। मैंने कहा मैंने गलती से 6 पर बी रख दिया, एक्चुअल में दूसरा 5वां ही तो बदलना है। तो यहां पर 8 हैज की जगह और हैज 8 की जगह, सही है। 6 का कोड क्या है? 6 का कोड आर है, तो 6 पर आर डायरेक्ट आएगा। परसेंट और 3 का क्या है? परसेंट का के, 3 का डब्लू, तो यहां पर के और डब्लू आ जाएगा। उसके बाद 5 हैज 4, 5 का कितना है? जी, हैज का पी, जी और पी, जी और पी। लास्ट में 4 का कितना है? यू है, तो यहां पर यू आ जाएगा। आर बी के डब्लू, आर बी के डब्लू, पी जी पी यू। करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथी? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन राइट जवाब है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का। उसके बाद आपको उम्मीद ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। क्या इस प्रश्न का कोड बन सकता है? मैं इसके कोड भाषा को भी यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन सा कोड आपको यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा कोड आप लोगों को अभी यूज करना है, क्योंकि वो अभी इसमें लिखा हुआ शायद नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, यहां पर इसमें लिखा ही नहीं गया क्या? अच्छा ठीक है, आपको जो कोड बताना है ना वो ऊपर दिया है, ये रहा, लिखा गया है 472938। पहली शर्त कह रही कि यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम अंक हैं। तो मेरे प्यारे साथी, क्या इसमें पहले और अंतिम दोनों अंक विषम है? पहला 4 है, लास्ट का 8 है। सर क्या ये दोनों ऑड हैं? क्वेश्चन लिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। सर यहां पर तो पहला और अंतिम दोनों सम है, विषम नहीं है। विषम नहीं है ना? ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी मैं कहूंगा कि ठीक है, पहली शर्त लागू नहीं है।
कह रहा है यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम हैं तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। मुझे बताओ, पहला और अंतिम दोनों सम ही तो हैं? हाँ बिल्कुल। और तीसरी कह रही है पहले और अंतिम में से एक विषम है, कोई सा भी विषम नहीं है, तो शर्त नंबर 2 लागू होगी। शर्त नंबर 2 लागू होगी। सवाल कह रहा है दोनों को जेड के रूप में कोडित करना है। मेरे प्यारे भैया जी, तो इसका मतलब 4 पर जेड आएगा और 8 पर भी जेड आएगा। मैंने कहा 4 पर जेड और 4 पर जेड और 8 पर भी जेड आएगा। मुझे आप लोग ये बताओ कि 7 का कोड कितना है? टी है, तो यहां पर ये टी आ गया। मैंने यहां पर बोला 7 का कोड टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर बोला 2 का कोड कितना है? 2 का कितना है? एम है, एम आ जाएगा यहां पर। मैंने कहा 9 का कितना है? 9 का है डब्ल्यू, और 3 का कितना है? 3 का है एन, तो यहां पर आ जाएगा एन। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा जेड टी एम डब्ल्यू एन जेड, जेड टी एम डब्ल्यू एन जेड, सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? प्यारे गुड्डा, इससे बाहर कोडिंग डिकोडिंग कुछ होता नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। 50 क्वेश्चन मैंने कोडिंग डिकोडिंग के आपको कराए हैं। आप लोग जितनी प्रैक्टिस चाहो उतनी प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे साथी। इस टाइप के और ऐसे सवाल ये खुद भी मेरे दोस्त, मेरे भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध हैं आपकी अपनी किताब तर्क ज्योति में। रीजनिंग की जो किताब है तर्क ज्योति, मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों के प्यार से, विश्वास से मेरे प्यारे साथी, ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है रीजनिंग की, सबसे ज्यादा बिकने वाली। आप लोग कहेंगे कि भैया हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरी बात मत मानना। आप लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर जाकर देख लेना मेरे प्यारे दोस्त, जाकर एक बार देख लेना। मात्र एक दिन में ट्रेंडिंग में चलने वाली बुक है ये। बाकी आप लोगों से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग खरीदिए, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने निःशुल्क उपलब्ध करवा दी है। बस इतना जरूर कहूंगा कि पढ़िए, इतना नहीं कहूंगा कि भाई खरीदो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा पढ़ो। सर अगर खरीदेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? गुड्डा आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर, मैंने आपको ये बैच फ्री में दी हुई है। ये किताब मैंने फ्री में दी हुई है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। जो आप लोगों की चैप्टर वाली जब आप लोग रीजनिंग पर क्लिक करते हैं ना बैच में, तो आप लोगों को एक पूरी लिस्ट खुलती है टॉपिक की, तो उसमें सबसे ऊपर संदीप सर रीजनिंग बुक के नाम से ही आपको फोल्डर मिल जाएगा तर्क ज्योति किताब का, और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ। मतलब मैंने आपके बैच में कोई ऐसा नहीं किया कि एक टॉपिक या 2 टॉपिक या 3-4 टॉपिक दे दिए हों, पूरी की पूरी बिल्कुल फ्री में वहां पर उपलब्ध करा रखी है। सही है? शायद कुछ लोगों को हो सकता है पता ना हो, तो मैं बता देता हूं, आप वहां से इस किताब को देख सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं गुड्डा। ठीक है? बाकी फिर कुछ लोगों के मन में ये भी चीज आती है कि भैया हमें ये किताब अगर वैसे ही मिल जाए किताब के तौर पे, कुछ लोग होते हैं कि पीडीएफ से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। भाई मैं तो केवल सुझाव दे सकता हूं, तो वो अपने किसी भी नजदीकी बुक सेलर के पास जाकर ये किताब खरीद सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप जानो, बुक सेलर जाने, वो लगभग 180 रुपए के आसपास की देगा। लेकिन मेरा मानना फिर भी यह है कि खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास पीडीएफ के तौर पर उपलब्ध है, और पीडीएफ से आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कभी 20 क्वेश्चन कभी 30 क्वेश्चन टारगेट बना के, तो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त आराम से आप लोग इस किताब से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका पेपर होगा, ये विश्वास रखना अपने भाई का, ये विश्वास रखना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, आप लोगों के बड़े लिमिटेड जो टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं। इस महीने में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ये बताओ, आप सबसे एक चीज और पूछनी थी
कि जो 10 बजे आप लोगों की पॉलिटी की क्लास होती थी, क्या वो होती है अभी? एक बार चेक करना पंडित जी। वो मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा बताएंगे कमेंट करके कि जो 10 बजे पॉलिटी की माननीय दिग्विजय सर की क्लास चलती है वो समाप्त हो गई है ना? सिलेबस शायद कंप्लीट हो गया है, मेरी सर से बात हुई थी तब शायद 1-2 दिन का बोल रहे थे, तो अब हो गया होगा। उसके बाद में बातें नहीं हो पाई हैं। तो यूपीएसआई में चेक कर लो एक बार। हो गई ना? हाँ, क्योंकि मेरे बाद अभी 11 बजे ही क्लास है, तो अब नहीं होती है वो क्लास। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि मेरे प्यारे साथी इस हमारी क्लास को, जो हमारी ये रीजनिंग क्लास है, कि लगभग 1.5 घंटे तक हम लोग चला सकें? अगर आप लोग सब सहमत हैं तो क्या ये संभव है कि कल से हम अपनी क्लास को अकॉर्डिंग टू जरूरत, मतलब जितनी हमें आवश्यकता है, कि जैसे 1 घंटे की आवश्यकता है तो एक, कभी कभी 1.5 घंटे भी अगर क्लास लेनी पड़ जाए, टॉपिक कुछ ऐसा हो जाए या कुछ भी, तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि फिर हम लगभग 10:30 तक ये क्लास, क्या आप पढ़ पाओगे आप मेरे साथ 1.5 घंटे? तो फिर हम 1.5 घंटे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना? उससे क्या है कि हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा और चीजों को हमें बिल्कुल जितनी आवश्यकता अनुसार है वो सारी की सारी पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही चलेंगे कल से। इस क्लास का टाइम 10:30 बजे तक का रखेंगे, ठीक है जी? ये आपको एक सूचना देनी थी। तो बाकी मैं कल आपको एक लिस्ट भी दिखा दूंगा कि आपके क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं, कैसे हम उनको पढ़ने वाले हैं, और फिर कल 10:30 बजे तक हम लोग ये क्लास कर रहे होंगे। ठीक है भैया जी, मिलते हैं आप से कल। तब तक के लिए थैंक यू। आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत परफेक्ट आपको समझ आई होगी। धन्यवाद, नमस्ते।